बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं हम आज, और आज के लेक्चर में हम देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपनी कोर्स आउटलाइन को। ये देखें, कोर्स का जो टाइटल है दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स CSI 402, और ये 4 क्रेडिट आवर का कोर्स है। तो इसके कंटेंट, ये आपके सामने डिफरेंट कंटेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, बल्कि प्रीवियसली हमने एक छोटे से सेशन में इनको ब्रीफली डिस्कस किया था। इंट्रोडक्शन हमने इनका देख लिया था, और इस कोर्स में हम जो बुक्स फॉलो करेंगे उनमें ये पहली बुक है ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स 9th एडिशन, या कोई भी एडिशन इसका अपडेटेड हो सकता है। फेमस है, इसका ऑथर का नाम सिल्बर शेड्स। उसके अलावा एक और सेकंड बुक है मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स 4th एडिशन बाय एंड्रयू एस टेननबॉम। फिर एक और बुक है ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंटरनल्स एंड डिज़ाइन प्रिंसिपल्स 9th एडिशन बाय विलियम स्टालिंग्स। मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम सिल्वर शेड्स की बुक को ही फॉलो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन अ यूजर ऑफ अ कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। तो ये एक इंटरमीडियरी है, एक ब्रिज है। किन चीज़ों के दरमियान ब्रिज है? यूज़र के दरमियान, ठीक है जी, और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान। अब यूज़र ने हार्डवेयर से, कंप्यूटर सिस्टम से कोई फंक्शनैलिटी उसने लेना होती है, कोई काम करवाना होता है, तो वो डायरेक्ट हार्डवेयर को कैसे कम्युनिकेट कर सकता है? देयर शुड बी सम मैकेनिज्म। हम जब कोई भी रियल वर्ल्ड में कोई भी मशीन यूज़ कर रहे होते हैं, तो उस मशीन को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए भी कोई ना कोई मैकेनिज्म होता है। आप वॉशिंग मशीन की बात कर लें, वॉशिंग मशीन आपने चलानी है, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ कंट्रोलर्स लगे होते हैं जिनको आप यूज़ करते हुए वॉशिंग मशीन को स्टार्ट करते हो, उसका कोई टाइमर सेट करते हो। फिर उसके बाद वो वॉशिंग मशीन आप जब ऑन करते हैं तो वो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वो ऑफ हो जाती है। तो इसी तरह से ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक इंटरमीडियरी है, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि यूज़र को कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि हार्डवेयर से काम ले सके। ठीक है जी। ऑपरेटिंग सिस्टम गोल्स आर एज फॉलोइंग: एग्जीक्यूट यूज़र प्रोग्राम्स एंड मेक सॉल्विंग यूज़र प्रॉब्लम्स ईजियर। जो भी यूज़र के प्रोग्राम्स होंगे, हम नॉर्मली डिफरेंट प्रोग्राम्स हम यूज़ करते हैं। जैसे ये मैं एक प्रोग्राम यूज़ कर रहा हूँ पावर पॉइंट, ठीक है जी, MS पावर पॉइंट, जिसके ज़रिए से मैं आपको स्लाइड्स जो है वो आपके सामने शो हो रही हैं। फिर इसके अलावा एक और सॉफ्टवेयर अभी यूज़ हो रहा है, यूज़र प्रोग्राम यूज़ हो रहा है, दैट इज़ स्क्रीन रिकॉर्डर। ठीक है जी। तो OS कर रहा है ये सारा काम। OS का पहला काम, मेन फंक्शन क्या है जी? ये यूज़र प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है। किस लिए एग्जीक्यूट करता है? यूज़र प्रोग्राम्स का डायरेक्ट ताल्लुक यूज़र के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के साथ है। आई वॉन्ट टू रिकॉर्ड माई लेक्चर्स, तो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर एक यूज़ किया हुआ है सॉफ्टवेयर, और OS उसको एग्जीक्यूट करवा रहा है, एंड सो ऑन। उसके बाद सेकंड इसका काम क्या है OS का? मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज़। इसका कंप्यूटर सिस्टम का जो यूज़ है वो कन्वीनियंट बनाता है, उसमें ईज़ ऑफ यूज़ प्रोवाइड करता है, यूज़र उसको आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। फिर उसके बाद यूज़ द कंप्यूटर हार्डवेयर इन एन एफिशिएंट मैनर। अब ये इसको एफिशिएंट मैनर में कंप्यूटर हार्डवेयर का यूज़, ये चंद वर्ड्स हैं यहाँ पर लिखे हुए, लेकिन जब इसको आप थारोली देखेंगे, जब हम इसको इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कंप्यूटर हार्डवेयर को एफिशिएंट वे में, इफेक्टिव वे में यूज़ करने के लिए कितने जतन करने पड़ते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को कितनी चीज़ें मैनेज करना पड़ती हैं।
ठीक है जी। जैसे हमने डिस्कस किया था कल एक थोड़े छोटे से सेशन में, हमने कहा था कि जो सीपीयू है उसको एफिशिएंट यूज करने के लिए हम कई एक स्केजुलिंग एल्गोरिदम यूज कर रहे होते हैं। स्केजुलिंग एल्गोरिदम क्या होते हैं? वो जनाब जो आपके पास मल्टीपल जो यूजर के प्रोग्राम्स हैं, जैसे उसने कहा यूजर प्रोग्राम एग्जीक्यूट किए जाते हैं, यूजर के मुख्तलिफ प्रोग्राम हैं और इन प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट किसने करना है? अल्टीमेटली ये करेगा सीपीयू। प्रोग्राम्स बेशुमार हैं तो हमें स्केजुअल बनाना पड़ता है। एग्जाम्पल मैंने दी थी, जैसे एक डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, उसका एक असिस्टेंट है, वो स्केजुअल बना रहा होता है, वो पेशेंट्स को टोकन असाइन कर रहा होता है। तो एफिशिएंट यूज ऑफ हार्डवेयर इज़ वेरी वेरी डीप कॉन्सेप्ट। इसको हमें यूँ कह लें कि हमारे कोर्स का एक अच्छा खासा पार्ट इसी के ऊपर है। ठीक है जी। तो बहरहाल ऑपरेटिंग सिस्टम के ये कुछ मेन गोल्स हैं। तो आ चुके हम ओएस के बेसिक्स को डिस्कस करेंगे, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमने ये कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के दरमियान एक इंटरमीडियरी है, एक ब्रिज का काम करता है। तो हमें कंप्यूटर हार्डवेयर को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है जी। अब हम कंप्यूटर सिस्टम का आर्किटेक्चर देखेंगे। आर्किटेक्चर कहते हैं स्ट्रक्चर को, ढांचे को। ठीक है जी। जिस तरह से जब एक कोई भी कंस्ट्रक्शन, सिविल कंस्ट्रक्शन की जाती है, एक नक्शा बनाया जाता है, एक स्ट्रक्चर हमारे सामने होता है ऑन पेपर, और हमें उस पेपर से देख के पता चलता है कि जितना भी लैंड एरिया है उसके किस किस जगह पर क्या क्या चीज़ एग्जिस्ट करेगी। तो हम अब देखेंगे हमारा कंप्यूटर सिस्टम का आर्किटेक्चर और इसके डिफरेंट एस्पेक्ट हम देखेंगे। कंप्यूटर सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कंपोनेंट्स। फर्स्ट, हार्डवेयर क्या करता है? प्रोवाइड्स बेसिक कंप्यूटिंग रिसोर्सेज सच एज सीपीयू, रजिस्टर्स, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज, आईओ डिवाइसेस। तो कंप्यूटिंग में बेशुमार किस्म के हार्डवेयर जो है वो शामिल हो जाते हैं। हमने यहाँ पे जो बेसिक और प्राइमरी और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं हार्डवेयर के, वो कुछ यहाँ पे एनलिस्ट किए हैं। अदरवाइज देयर इज़ अ वेरी लेंथी लिस्ट यू कैन से। तो ये इसका पहला कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर का पहला कंपोनेंट। उसके बाद सेकंड वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स यूज ऑफ हार्डवेयर अमंग वेरियस एप्लीकेशंस एंड यूजर्स। अब हार्डवेयर तो कंप्यूटर सिस्टम का एक ही होगा, बट देयर माइट बी वेरियस एप्लीकेशंस। जो आजकल की हमारी कंप्यूटिंग है, हम कोई भी ओएस यूज़ करें, हम चाहे विंडोज़ यूज़ करें, चाहे हम एप्पल ओएस यूज़ करें, जो आपका ये एप्पल के डिफरेंट आपकी डिवाइसेस हैं, चाहे वो मैकबुक है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन्स हैं, कुछ भी है, तो चाहे आप एंड्रॉयड ओएस यूज़ करें, तो हार्डवेयर तो आपका एक होता है, लेकिन एप्लीकेशंस बहुत सारी होती हैं। ठीक है जी। और सम टाइम यूज़र्स भी ज़्यादा होते हैं। एंड्रॉयड में तो एक ही यूज़र होगा, चूँकि वो डिवाइसेस का पर्पज़ ही यही है। ठीक है। एंड्रॉयड में, एप्पल में जो आपके फ़ोन्स हैं, आईफोन वगैरह, वहाँ पे तो सिंगल यूज़र डिवाइस का पर्पज़ ही सिंगल यूज़ है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर्स की तरफ आ जाते हैं, आप मेन फ्रेम्स की तरफ आ जाते हैं, सर्वर्स की तरफ आ जाते हैं, तो वहाँ पे आपको पता है कि देयर माइट बी अ नंबर ऑफ़ यूज़र्स हु आर यूजिंग कंप्यूटर्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है? ये कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है कि किस तरह से हार्डवेयर को एफिशिएंटली यूज़ करना है मल्टीपल एप्लीकेशंस के लिए और मल्टीपल यूज़र्स के लिए। उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। अब जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस ये स्लाइडली बता दिया कि जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, यूज़र के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़र इनको इस्तेमाल करता है, और नंबर ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ये क्या करते हैं? डिफाइन द वेज इन विच द सिस्टम रिसोर्सेज आर यूज्ड। कैसे सिस्टम रिसोर्सेज यूज होंगे टू सॉल्व द कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द यूजर्स। अब यूजर मल्टीपल एप्लीकेशन यूज करता है,
if you want some sort of entertainment, you might want to play a video game, or you might play some music via media player and so on. तो ये सारे जो आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, ये यूज़र के कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, यूज़र को एंटरटेन कर रहे होते हैं, यूज़र को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं. वर्ड प्रोसेसर है, कंपाइलर्स हैं, वेब ब्राउज़र्स हैं, डेटाबेस सिस्टम्स हैं, वीडियो गेम्स हैं. ये कुछ थोड़ी सी फेमिलियर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स यहाँ पे बताए गए. वर्ड प्रोसेसर आप डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ करते हो, ठीक है. ये पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हम यूज़ कर रहे हैं ये स्लाइड्स के लिए. फिर MS ऑफिस पूरा एक पैकेज है, ठीक है जी. फिर कंपाइलर्स हैं, आप डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कंपाइल करने के लिए, उनको मशीन कोड में कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट करने के लिए आप यूज़ करते हो कंपाइलर्स. वेब ब्राउज़र्स हैं, आप इंटरनेट सर्विसेज को यूज़ करने के लिए, आप जो क्लाउड के ऊपर इंटरनेट पे वर्ल्ड वाइड वेब में जो डिफरेंट रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इन द फॉर्म ऑफ मीडिया, और इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, और you want to, if you want to use some sort of social media site, तो फिर आपको वेब ब्राउज़र यूज़ करना पड़ेगा, डेटाबेसेस आप यूज़ करते हो, वीडियो गेम्स आप यूज़ करते हो. ये सारे के सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं. फिर आपका जो कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर है, इसका फोर्थ जो पिलर है, दैट इज़ यूज़र्स. अब हम तो सिर्फ इतना ही जानते हैं कि यूज़र पीपल होते हैं, लेकिन पीपल के अलावा सम टाइम मशीन्स भी कंप्यूटर सिस्टम की यूज़र हो सकती है. अदर कंप्यूटर्स भी कंप्यूटर्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी. अगर इसके सिंपल से मैं आपको एग्जांपल दूं, तो जापान में जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो तकरीबन वो ऑटोमेटेड हो चुकी है. वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए लेबर की बजाय रोबोट्स यूज़ हो रहे हैं. तो उन रोबोट्स को कंट्रोल कौन कर रहा है? उन रोबोट को कंप्यूटर्स कंट्रोल कर रहे हैं. और उन रोबोट में क्या है? उनमें भी कंप्यूटर समझ लें वर्क कर रहा है, उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, सारा कुछ है. तो सम टाइम मशीन्स जो है वो कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर रही होती हैं, कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं. तो जब एक कंप्यूटर को दूसरी मशीन कंट्रोल कर रही है, तो वो जो दूसरी मशीन है विच इज़ कंट्रोलिंग अथॉरिटी, विच माइट बी अ मशीन और अ कंप्यूटर, तो वो उसका दूसरे कंप्यूटर का यूज़र कहलाएगा, ठीक है जी. अब ये आप देखें एक जनरल सा जो आर्किटेक्चर है आपके सामने, ये टॉप पे यूज़र बैठा हुआ है और बॉटम पे अल्टीमेटली कंप्यूटर हार्डवेयर है, और यूज़र इंटरेक्ट कर रहा होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम. देखें मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं ये पावर पॉइंट स्लाइड्स, मैंने ये स्लाइड शो किया यूज़ कर रहा हूँ, और ये आपके सामने स्लाइड्स आपको नज़र आ रही हैं. इसके ऊपर मैं डिफरेंट छोटे छोटे टूल यूज़ करते हुए आपको कुछ दिखा रहा हूँ, कुछ मटेरियल दिखा रहा हूँ. तो मैं इस वक्त यूज़र हूँ कंप्यूटर का, और एप्लीकेशन प्रोग्राम कौन सा यूज़ कर रहा हूँ? पावर पॉइंट PPT स्लाइड्स को मैं यूज़ कर रहा हूँ, और इसके बैक एंड पे OS वर्क कर रहा है, और OS कंप्यूटर हार्डवेयर को, उसकी फंक्शनैलिटी को यूज़ कर रहा है. बात समझ आई? तो आप किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम की बात कर लें, आप किसी भी सॉफ्टवेयर की बात कर लें, वहाँ पे जो सिस्टम आर्किटेक्चर है वो ऐसे ही उनकी आपस की इंटरेक्शन है. ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेशन हमने प्रीवियस देखा, हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ इंटरमीडियरी, ये एक ब्रिज का काम करता है. लेकिन इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन, तो OS की कोई ऐसी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है. इसके बड़े काम हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के बड़े इसके रोल हैं, इसके ऊपर बड़ा बर्डन है, ठीक है जी. बर्डन से मुराद है कि इसको बहुत सारे काम मैनेज करने पड़ते हैं. एवरीथिंग इंक्लूडेड व्हेन वी इंस्टॉल एन ऑपरेटिंग सिस्टम, सारा कुछ OS का पार्ट होता है. अदरवाइज ये भी कहा जाता है एवरीथिंग इंक्लूडेड इन शिपमेंट
व्हाट वी ऑर्डर टू द वेंडर, वेंडर जो हमें शिप करता है ना, वो सारे का सारा ओएस कहलाता है। द वन प्रोग्राम रनिंग एट ऑल टाइम ऑन द कंप्यूटर इज द कर्नल। अब ओएस के हवाले से ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कंप्यूटर जब चल रहा होता है, हार्डवेयर कह लो, कंप्यूटर जब चल रहा होता है तो एक पार्ट ओएस का जो कि हर वक्त अवेलेबल होता है, हर वक्त एक्टिव होता है, दैट इज कर्नल विच इज पार्ट ऑफ द ओएस। ये ओएस का एक पार्ट है, इसको ओएस का हार्ट भी कहा जाता है, ओएस का कोर भी कहा जाता है। ठीक है जी। एवरीथिंग एल्स इज आइदर अ सिस्टम प्रोग्राम, जैसे आपको बताया कि सिस्टम प्रोग्राम जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को असिस्ट कर रहे होते हैं। एक तो आपको बताया ना कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, वो तो यूज़र के मसाइल को हल करने के लिए होते हैं। सिस्टम प्रोग्राम क्या हैं, वो हार्डवेयर को यूज़ करने के लिए होते हैं। अब जो सिस्टम प्रोग्राम है ये कर्नल का पार्ट तो नहीं होते, लेकिन कर्नल को असिस्ट करते हैं। अब यहाँ पर एक तो कर्नल को समझना ज़रूरी है। एक छोटी सी एग्जांपल से हम अंडरस्टैंड करते हैं, कोशिश करता हूँ आपको एक्सप्लेन करने की। इंसान जो है, जब ये, इसमें आपको पता है कि इसके दो मेजर जो पार्ट्स हैं, वो एक इसकी बॉडी है और एक है इसकी रूह। ठीक है जी। अब जब इंसान सो रहा होता है तो सोने की कैफियत को आपने सुना होगा, हम कहते हैं कि जो नींद है वो मौत की बहन है। बिल्कुल एक नींद ऐसे ही है जैसे बंदा मरा हुआ है। ठीक है जी। लेकिन उस हालत में भी, नींद की हालत में भी हमारी जो रूह है वो काम कर रही होती है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो वर्किंग में होता है हर वक्त। चूंकि अगर इसको आप अपनी नींद को कंप्यूटर सिस्टम के साथ रिलेट करना चाहें तो उसमें कंप्यूटर सिस्टम में दो फंक्शनैलिटीज़ हैं नींद के करीब करीब जो एक्सप्लेन करती हैं। एक आप अपने कंप्यूटर को स्लीप मोड पे लगा देते हो, एक आप उसको हाइबरनेट मोड पे लगा देते हो। ठीक है जी। तो जब इंसान सो रहा होता है उस वक्त उसका जो नर्वस सिस्टम है वो उस वक्त भी काम कर रहा है। बंदा सो रहा है और उसको सोते सोते कोई मच्छर काट जाता है, तो आपको पता है हमारी जो बॉडी है वो उस वक्त भी काम कर रही है, वो मच्छर को हटाने की कोशिश करती है। सम टाइम ऐसा भी होता है कि मच्छर बड़े मज़े से वो अपना खून चूस रहा है बॉडी में से, और हमारा नर्वस सिस्टम हमारे हैंड को ऑर्डर देता है, और वो जनाब हम जब मॉर्निंग में उठते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे कपड़ों के ऊपर वो मच्छर का ब्लड लगा होता है, वो मर चुका होता है, हमारे हाथ ने उसे मार दिया होता है। ठीक है। और हमें पता भी नहीं होता। तो बिल्कुल ऐसे ही जब कंप्यूटर स्टार्ट हम करते हैं, जब हम बूट करते हैं, उस वक्त सबसे पहले जो चीज़ कंप्यूटर में लोड होती है वो कर्नल लोड होता है, और कर्नल हर वक्त कंप्यूटर में चल रहा होता है। चाहे आपका कंप्यूटर हाइबरनेट पे हो, चाहे वो स्लीप मोड पे हो, वो चल रहा होता है। और उसी ने आपके बाकी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को, हार्डवेयर को इनिशियलाइज करवाना होता है। उसी ने फिर पूरा हार्डवेयर, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसने एक्टिवेट करना होता है। तो सिस्टम प्रोग्राम्स जो हैं ये कर्नल के अलावा होते हैं, जिनको जो कि डिफरेंट प्रोग्राम्स डिफरेंट हार्डवेयर को एफिशिएंटली इस्तेमाल करने के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। उसके बाद आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, ये तो आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट तो नहीं है, ये यूज़र के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है जी। अब हम कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। ये भी आपके आर्किटेक्चर को, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर को समझने के लिए मल्टीपल इश्यूज हैं जो कि हम देखेंगे। CS ऑर्गेनाइजेशन, वन और मोर CPUs डिवाइस कंट्रोलर्स कनेक्ट थ्रू कॉमन बस प्रोवाइडिंग एक्सेस टू शेयर्ड मेमोरी। कंप्यूटर में एक से ज़्यादा CPU हो सकते हैं। डिवाइस कंट्रोलर, मल्टीपल डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए डिवाइस कंट्रोलर्स होते हैं। ठीक है जी। कीबोर्ड कंट्रोलर होगा, माउस के लिए कंट्रोलर होगा, इस तरह से हर डिवाइस के लिए डिवाइस कंट्रोलर होता है। और ये सारे कंट्रोलर, CPU वगैरह, ये एक कॉमन बस के साथ कनेक्टेड होते हैं। बस से मुराद आपके कंप्यूटर में 3 तरह की बसेस होती हैं। एक आपकी डाटा बस है,
कंट्रोल बस है, एड्रेस बस है। तो ये आपकी जो शेयर्ड मेमोरी है उसको एक्सेस करने के लिए आपस में कनेक्टेड होते हैं बस के ज़रिए से। फिर concurrent execution of CPUs and devices competing for memory cycle। आपके जो CPUs की एग्जीक्यूशन है वो भी चल रही होती है concurrently, मतलब एक ही वक्त में। जैसे हमारी बॉडी में एक ही वक्त में नर्वस सिस्टम भी काम कर रहा है, साथ साथ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी काम कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी काम कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी काम कर रहा है। तो CPUs की एग्जीक्यूशन कंकरेंट होती है और डिफरेंट डिवाइसेस वो मेमोरी के लिए compete कर रही होती हैं, मेमोरी साइकिल के लिए। ठीक है जी, जैसे यहाँ पे देखें ये आपकी शेयर्ड मेमोरी है, ठीक है जी, और इस मेमोरी को ये सिस्टम बस है। इस सिस्टम बस के ज़रिए से CPU भी इसके साथ कनेक्टेड है, डिस्क कंट्रोलर्स भी कनेक्टेड हैं, USB कंट्रोलर्स भी कनेक्टेड हैं। USB कंट्रोलर किन किन डिवाइसेस के लिए हो सकते हैं? माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, इसके अलावा बेशुमार स्पीकर्स हो सकते हैं, आपका स्कैनर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, एंड सो ऑन। फिर ग्राफिक अडाप्टर है जिसके ज़रिए आपका मॉनिटर। तो ये सारी जो डिवाइसेस हैं, जो सारे आपके हार्डवेयर की डिफरेंट टाइप्स हैं, ये इनको मेमोरी चाहिए और इस पर्पस के लिए एक सिस्टम बस एक सेंट्रल कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रही होती है। कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेशन, नेक्स्ट इज कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेशन। IO devices and the CPU can execute concurrently. Each device controller is in charge of a particular device type. जो डिवाइस कंट्रोलर है वो खास डिवाइस टाइप का इंचार्ज होता है, वो उस डिवाइस से काम ले रहा होता है। Each device controller has a local buffer because devices has to use memory, और उस मेमोरी को इस बफर के पास टेम्परेरीली स्टोर किया जा सकता है। जब प्रिंटर के पास डाटा जाता है प्रिंटिंग के लिए तो वो डाटा बफर में स्टोर होता है, ठीक है जी। इस तरह से हर डिवाइस का एक लोकल बफर होता है। ईच डिवाइस कंट्रोलर टाइप हैज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस ड्राइवर टू मैनेज इट। अब ऑपरेटिंग सिस्टम को असिस्ट कर रहा होता है डिवाइस ड्राइवर, जो कि हर डिवाइस टाइप का डिफरेंट होता है और वो कोऑर्डिनेट करता है डिवाइस कंट्रोलर के साथ, ठीक है जी। डिवाइसेस को चलाने के लिए आपको पता है अगर ड्राइवर ना हो तो डिवाइस रिस्पॉन्ड नहीं करती। डिवाइस आपके पास पड़ी है, प्रिंटर आपके पास है, मौजूद है, आप उसको जब तक उसका ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करोगे फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं होगी। CPU मूव्स डाटा फ्रॉम मेन मेमोरी टू लोकल बफर और टू मेन मेमोरी फ्रॉम लोकल बफर। हर डिवाइस का जो अब लोकल बफर है उस लोकल बफर से ये देखिए ये लोकल बफर है, ये रैम है, मेन मेमोरी है, तो यहाँ से डाटा आ जा रहा होता है, ठीक है जी। वी आर डिस्कसिंग कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेशन। क्या क्या ऑपरेशन जो बेसिक इसमें चल रहे होते हैं? IO इज फ्रॉम द डिवाइस टू लोकल बफर। जब इनपुट आउटपुट हो रही होती है तो वो डिवाइस से लोकल बफर में डाटा जाता है। Device controller informs CPU that it has finished its operation by causing an interrupt। फिर इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटरप्ट भी चल रहे होते हैं, वो बताता है इंटरप्ट के जरिए से CPU को कि मैंने अपना काम कर लिया है। और OS को इंटरप्ट ड्रिवन कहा जाता है। इंटरप्ट ड्रिवन आगे चल के हम देखेंगे। OS में ऑपरेशन के दो मोड होते हैं, ठीक है जी। दो मोड कौन कौन से? एक होता है कर्नल मोड जिसको OS मोड भी कहते हैं, एक होता है यूजर मोड जो कि यूजर प्रोग्राम्स को चलाने के लिए। कॉमन फंक्शन ऑफ इंटरप्ट्स, अब इंटरप्ट्स की बात आ गई। इंटरप्ट ट्रांसफर्स कंट्रोल टू द इंटरप्ट सर्विस रूटीन जनरली थ्रू द इंटरप्ट वेक्टर। अब ये जो रूटीन है इंटरप्ट सर्विस रूटीन, इसमें क्या होता है? विच कंटेन्स द एड्रेसेस ऑफ ऑल द सर्विस रूटीन्स। चूंकि हमने कहा कि OS इंटरप्ट ड्रिवन है और इंटरप्ट्स की नंबर ऑफ टाइप्स हैं, ठीक है, तो जब इंटरप्ट आता है तो कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हम
कंट्रोल ट्रांसफ़र की। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ आए हैं, जब आप किसी फंक्शन को कॉल करते हो, एक आपका ये यूँ कह लें कि लीनियर स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर्ड वे में इंस्ट्रक्शंस आपकी एग्जीक्यूट हो रही थी, यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल किया गया, ठीक है। तो कंट्रोल यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा वहाँ पर जहाँ पे फंक्शन पड़ा हुआ है। जब फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ से कंट्रोल वापस वहाँ पर ट्रांसफ़र होगा जहाँ से फंक्शन कॉल किया गया था। द सेम इज़ हेयर। जब इंटरप्ट आता है तो कंट्रोल ट्रांसफ़र होता है इंटरप्ट सर्विस रूटीन की तरफ। उसके पास सारे इंटरप्ट की डिटेल्स हैं, कौन सा इंटरप्ट आया और उस इंटरप्ट की बेस पे क्या करना है। इंटरप्ट आर्किटेक्चर मस्ट सेव द एड्रेस ऑफ द इंटरप्टेड इंस्ट्रक्शन। वो उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस सारा कुछ उसके मामलात सेव कर लेता है। अ ट्रैप और एक्सेप्शन इज अ सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट कॉज्ड आइदर बाय एन एरर और अ यूजर रिक्वेस्ट। फिर एक एक्सेप्शन आती है, आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ी हुई है। एक्सेप्शन आती है या फिर ट्रैप आता है जो कि सॉफ्टवेयर जनरेटेड है, और ये एरर की वजह से भी हो सकता है या फिर यूज़र भी एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है। तो ये भी इंटरप्ट की एक टाइप है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंटरप्ट ड्रिवन। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सारे का सारा इंटरप्ट ड्रिवन है। जब इंटरप्ट आता है वो ख़ास काम करने चला जाता है या फिर कोई प्रायोरिटी वाला काम परफॉर्म करना शुरू हो जाता है। इंटरप्ट टाइमलाइन, जैसे यहाँ पे देखें, इसको मैं मुख्तसर बताऊंगा। ये एक टाइमलाइन ऊपर चल रही है, ठीक है जी। ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन है ये आपका यूज़र प्रोग्राम है। यूज़र प्रोग्राम चल रहा है और ये इंटरप्ट आ गई आईओ इंटरप्ट प्रोसेसिंग। यहाँ पे इंटरप्ट आ गया आईओ के लिए। प्रोग्राम चल रहा था और इंटरप्ट आई कि जी इनपुट आउटपुट कोई होनी है, ठीक है। तो आईओ डिवाइसेस क्या करेंगी? आईओ डिवाइसेस, ये आइडल थी आईओ डिवाइस, ठीक है। इसको ये आईओ रिक्वेस्ट आई और ये यहाँ पे ट्रांसफ़र डन हो गया, आईओ मुकम्मल हुई, ट्रांसफ़र डन हो गया, ठीक है जी। और यहाँ पे ये देखें, ये जहाँ पे इंटरप्ट आई तो इंटरप्ट सिग्नल्ड, इंटरप्ट का सिग्नल आया, इंटरप्ट हैंडल हुआ और आईओ रिक्वेस्ट को फुलफिल किया गया, एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास इंटरप्ट टाइमलाइन है। ऊपर आपका यूज़र प्रोग्राम सीपीयू का दिखाया गया कि सीपीयू आपके यूज़र प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता चला जाता है। जब इंटरप्ट आता है तो वो डाउन हो जाता है, जब इंटरप्ट फुलफिल होता है फिर वापस एग्जीक्यूशन शुरू हो जाती है। इसी तरह से आईओ डिवाइसेस में भी ऐसे ही है। आईओ डिवाइसेस आपकी आइडल होती हैं और जब कोई आईओ करनी होती है फिर वो कंट्रोल ट्रांसफ़र होता है, एंड सो ऑन, ठीक है जी। द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिजर्व्स द स्टेट ऑफ द सीपीयू बाय स्टोरिंग द रजिस्टर्स एंड द प्रोग्राम काउंटर। जब इंटरप्ट आता है तो जो आपका ओएस है वो सीपीयू की स्टेट को प्रिजर्व करता है, सेव करता है, ठीक है। किस मकसद के लिए? कि जिस प्रोग्राम के ऊपर कोई एग्जीक्यूशन चल रही थी उस प्रोग्राम का कोई डाटा रजिस्टर में भी पड़ा होगा, रजिस्टर्स में डाटा पड़ा होगा, वो उन सब चीज़ों को सेव करता है, प्रिजर्व करता है। फिर प्रोग्राम काउंटर में किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम के बारे में, प्रोग्राम काउंटर में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पड़ी होती है। प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर है आपका, आपके मेमोरी आर्किटेक्चर में एक रजिस्टर है जिसमें किसी भी एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम की नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पड़ी होती है। तो बहरहाल ऑपरेटिंग सिस्टम सारी स्टेट्स को प्रिजर्व करता है। जब इंटरप्ट आता है, डिटरमिन्स विच टाइप ऑफ इंटरप्ट हैज़ अकर्ड, फिर ये देखता है कि इंटरप्ट किस टाइप का है। फिर सेपरेट सेगमेंट ऑफ कोड डिटरमिन व्हाट एक्शन शुड बी टेकन, फिर वो कोड के हिसाब से जो एक्शन लेना होता है उसके ऊपर एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है, ठीक है जी। इंटरप्ट डिवाइस ड्राइव आईओ साइकिल। तो ये देखें आईओ साइकिल कैसे है। ये सबसे पहले आपका सीपीयू है और डिवाइस ड्राइवर इनिशिएट आईओ, इंटरप्ट आता है आईओ का, फिर ये आईओ इनिशिएट हो जाती है। अब इसकी रेगुलर जो फंक्शनैलिटी थी वो डिस्टर्ब हो गई, ये चला गया आईओ करने के लिए, फिर आईओ हुई
इनपुट रेडी, आउटपुट कंप्लीट और एरर जनरेट, इंटरप्ट सिग्नल, जो भी होना है, इनपुट होना है, आउटपुट होना है, वो मुकम्मल होती है, फिर वापस आता है। ठीक है जी। सीपीयू रिसीविंग इंटरप्ट, ट्रांसफर्स कंट्रोल टू इंटरप्ट हैंडलर, इंटरप्ट हैंडलर प्रोसेस डाटा, रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट, और सीपीयू रिज्यूम्स प्रोसेसिंग ऑफ इंटरप्टेड टास्क। तो यहाँ पे जो इसकी स्टेट प्रिजर्व हुई थी, जब फंक्शनैलिटी रिज्यूम करता है तो उसकी सारी स्टेट वो बहाल हो जाती है। इसको आप कंप्यूटर में हाइबरनेशन से समझ सकते हो। जब आप अपने कंप्यूटर को हाइबरनेट करते हैं, आप अपने कंप्यूटर को स्लीप पे लगाते हैं, स्लीप मोड पे, तो उसके बाद जब आप उसका हाइबरनेट ऑफ करते हैं या उसका स्लीप मोड ऑफ करते हैं, तो वो जहां पर था वहां से ही उसकी फंक्शनैलिटी स्टार्ट हो जाती। ओके, IO स्ट्रक्चर, टू मेथड्स फॉर हैंडलिंग IO। फर्स्ट, आफ्टर IO स्टार्ट्स, कंट्रोल रिटर्न्स टू यूजर प्रोग्राम ओनली अपॉन IO कंप्लीशन। IO मुकम्मल होगी तो कंट्रोल बैकवर्ड जाता है। आफ्टर IO स्टार्ट्स, कंट्रोल रिटर्न्स टू यूजर प्रोग्राम विदाउट वेटिंग फॉर IO कंप्लीशन। एक दफा IO की रिक्वेस्ट चली गई तो कंट्रोल वापस प्रोग्राम के पास जाता है, IO होती रहती है, और फिर IO जब इनपुट आउटपुट होने के बाद फिर उसको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि IO हो गई है। ठीक है जी। फिर उसके बाद कंप्यूटर स्टार्टअप। अब कंप्यूटर स्टार्टअप में आपको पता है, मैंने पहले आपको इशारतन बता दिया है कि जो कर्नल है वो रोल प्ले करता है। बूटस्ट्रैप प्रोग्राम इज लोडेड एट पावर अप और रीबूट। बूटस्ट्रैप प्रोग्राम आपका लोड होता है, टिपिकली स्टोर्ड इन रोम और EPROM, जनरली नोन एज फर्मवेयर। इनिशियलाइज ऑल एस्पेक्ट ऑफ सिस्टम, लोड्स ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल एंड स्टार्ट्स एग्जीक्यूशन। अब कर्नल लोड होने से पहले पहले क्या होता है, अब बूटस्ट्रैप आपको पता है ये तो आपके सिस्टम के जो रोम है उसके ऊपर लिखा होता है, रीड ओनली मेमोरी के ऊपर आपका बूटस्ट्रैप प्रोग्राम, ये बिल्कुल बेसिक, इसमें बेसिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं, रोम में भी बेसिक इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, और ये बूटस्ट्रैप से भी पहले का काम है। जब भी आपका सिस्टम बूट होता है तो सबसे पहले बूटस्ट्रैप प्रोग्राम लोड होता है। ठीक है जी। टिपिकली स्टोर्ड इन रोम और EPROM, इसको फर्मवेयर भी कहते हैं, बूटस्ट्रैप भी कहते हैं, फर्मवेयर भी कहते हैं। और ये सिस्टम के सारे एस्पेक्ट्स को इनिशियलाइज करता है, मसलन उसकी डिवाइसेस चेक करता है कि सारी डिवाइसेस आपकी सिस्टम के साथ कनेक्टेड हैं, आपकी सेकेंडरी स्टोरेज, आपकी रैम, आपकी और डिफरेंट कंपोनेंट्स। इफ एनी प्राइमरी कंपोनेंट इज मिसिंग, देन दिस बूटस्ट्रैप, दिस फर्मवेयर जनरेट्स सम सॉर्ट ऑफ एरर। ठीक है। तो उसके बाद फिर जब ये कंप्यूटर की बेसिक्स को चेक कर लेता है, उसके बाद OS का कर्नल लोड होता है, फिर कर्नल स्टार्ट एग्जीक्यूशन करता है, और उसके बाद सिस्टम प्रोग्राम लोड होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी। अब आ गया स्टोरेज स्ट्रक्चर। हम चूंकि OS की बेसिक्स को देख रहे हैं, आज हमने OS की बेसिक्स ही देखनी है। स्टोरेज स्ट्रक्चर में आपकी हार्ड डिस्क आ जाती है। हार्ड डिस्क का आपको पता है ये आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ये एक मेटल या ग्लास की एक प्लेट होती है, और मैग्नेटिक ये रिकॉर्डिंग मटेरियल के लिए यूज़ होती है। फिर नॉन वोलेटाइल मेमोरी डिवाइसेस हैं। नॉन वोलेटाइल मेमोरी डिवाइसेस आपको पता है ये आपकी जैसे SSD है आपकी, ये हार्ड डिस्क से फास्टर होती हैं। ठीक है जी। अब ये देखें, ये आपका सारा स्टोरेज स्ट्रक्चर, डिवाइस स्ट्रक्चर दिखा दिया गया है। ये टॉप पे अगर आप देखें तो आपको रजिस्टर्स नज़र आ रहे हैं, कैश और मेन मेमोरी, ये सारा आपका प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। तो ये टॉप पे आपकी प्राइमरी स्टोरेज है। रजिस्टर्स सबसे फास्ट आपके मेमोरी कंपोनेंट्स होते हैं, कैश उससे थोड़ा स्लो और मेमोरी उससे स्लो। ठीक है जी। फिर प्राइमरी के अलावा आपकी सेकेंडरी स्टोरेज आ जाती है, और ये जो प्राइमरी है इसको वोलाटाइल भी कहते हैं। वोलाटाइल स्टोरेज वो होती है जब तक करंट सिस्टम को मिलता रहेगा, इसके जो कंटेंट्स हैं वो अवेलेबल रहेंगे। व्हेन एवर करंट इज अनअवेलेबल, कंटेंट्स विल बी रिमूव्ड। ओके, सेकेंडरी स्टोरेज ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है, इसमें हार्ड डिस्क आ जाती हैं, और आजकल के लेटेस्ट जो आपका मतलब SSD वगैरह हैं वो भी इसमें आ जाती हैं। फिर आपकी टर्शरी स्टोरेज है जो कि आपकी लार्ज स्केल ऑफ स्टोरेज के लिए यूज़ होती हैं।
लार्ज स्केल, जिसमें ऑप्टिकल डिस्क आ जाती हैं, मैग्नेटिक टेप आ जाती हैं। ये आजकल सर्वर्स में तो शायद यूज़ होती हों, लेकिन लोकल सिस्टम्स में यूज़ नहीं होती। लोकल सिस्टम में आपकी जो हार्ड डिस्क है, जो आपकी इवन एसएसडी है, ये भी जो हार्ड डिस्क है वो 5-5 टेराबाइट तक ईजीली अवेलेबल है, बड़ा रीज़नेबल जो है वो प्राइस में। ठीक है जी। तो फिर ये देखें यहाँ पे एक्सेस टाइम उसने बता दिया, जो आपकी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जितना आप टॉप पे जाते जाएंगे इनकी जो एक्सेस टाइम है वो फास्टर है। रजिस्टर सबसे तेज़ होते हैं, उससे थोड़े स्लो कैश, फिर मेन मेमोरी, फिर सेकेंडरी स्टोरेज उससे स्लो होती है, फिर टर्शरी मेमोरी बिल्कुल ही स्लो होती है। फिर इधर अगर आप आ जाओ स्टोरेज कैपेसिटी, तो टॉप पे स्टोरेज कैपेसिटी बड़ी कम है। रजिस्टर आपके कुछ चंद बाइट्स पे मुश्तमिल होते हैं और कुछ बिट्स पे भी होते हैं। ठीक है जी। कैश उससे बड़ी, मेन मेमोरी आपको पता है ये 8-8 GB तक भी, आजकल 16-16 GB तक भी आपकी, 32-32 GB तक भी आपकी रैम हमारे लोकल कंप्यूटर्स में यूज़ हो रही होती है, आम मतलब पर्सनल कंप्यूटर्स में। ठीक है जी। तो ये स्केल जो है ना इनका इम्प्रूव होता चला जा रहा है। फिर जो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बल्क में डाटा स्टोर होना शुरू हो गया। एनीवे, तो स्टोरेज कैपेसिटी टॉप पे जाते जाओगे तो स्मॉलर है, बॉटम पे बहुत ज़्यादा है। अब ओएस ऑपरेशंस, ओएस के जो ऑपरेशन है, बूटस्ट्रैप प्रोग्राम, सिंपल कोड टू इनिशियलाइज द सिस्टम, लोड द कर्नल। बूटस्ट्रैप क्या करता है, ये इसमें सिंपल इंस्ट्रक्शंस होती हैं सिस्टम को इनिशियलाइज करने के लिए, उसके कंपोनेंट्स को चेक करने के लिए और कर्नल को लोड करने के लिए। द कर्नल फर्दर लोड्स, क्या क्या सिस्टम डायमेंशंस को वो लोड करता है, वो क्या है जी, सर्विसेज प्रोवाइडेड आउटसाइड ऑफ द कर्नल। जैसे हमने कहा था कि ये ओएस के मल्टीपल टास्क हैं, तो जो सिस्टम डायमेंशंस है वो डिफरेंट टास्क अचीव करने के लिए। फिर आपके कर्नल इंटरप्ट ड्रिवन, वो जो है वो लोड करता है डिफरेंट कंपोनेंट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट ड्रिवन आपके कर्नल्स हैं। तो फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि ओएस में ड्यूअल मोड ऑपरेशन होता है, 2 मोड होते हैं। ठीक है जी। ड्यूअल मोड ऑपरेशन अलाउज ओएस टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ एंड अदर सिस्टम कंपोनेंट्स। वो अपने आप को, अपने ऑपरेशंस को और अपने कंपोनेंट्स को यूज़र की एक्सेस से बचाने के लिए ये ड्यूअल मोड इख्तियार किया जाता है। एक यूज़र मोड है, कर्नल मोड है। यूज़र मोड में आपकी यूज़र की एप्लीकेशन चल रही होती हैं, ठीक है, और इसको कंट्रोल करने के लिए मॉड बिट इस्तेमाल होती है, जो ये बताती है कि करंटली कौन सा मोड चल रहा है, यूज़र मोड है या कर्नल मोड है। ठीक है जी। मोड बिट ये बताती है। प्रोवाइड्स एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश व्हेन सिस्टम इज रनिंग यूज़र कोड और कर्नल कोड। व्हेन यूज़र इज रनिंग मोड बिट इज यूज़र। जब यूज़र का प्रोग्राम चल रहा होगा फिर मोड बिट क्या होगी, यूज़र, और जब कर्नल का प्रोग्राम चल रहा होगा उस वक्त मोड बिट क्या होगा, कर्नल। सम इंस्ट्रक्शन डेजिग्नेटेड एज प्रिविलेज्ड ओनली एग्जीक्यूटेबल इन कर्नल मोड। कुछ ऐसे आपके इंस्ट्रक्शंस हैं, कोई आपकी यूटिलिटीज हैं जो कि सिर्फ कर्नल मोड में ही चलनी है। ठीक है जी। जैसे ही आप देखो यूज़र का प्रोग्राम एक प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा था और एक सिस्टम कॉल आई, ठीक है जी, एक इंटरप्ट आया और ये यूज़र मोड से स्विच कर गया कर्नल मोड में, और इसने सिस्टम कोई भी एक यहाँ पे एग्जीक्यूशन की, फिर एक सिस्टम कॉल आई और मोड बिट जो है पहले भी चेंज हुई थी, मोड बिट चेंज हुई थी और ये सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट हुई, सिस्टम कॉल दोबारा आई, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, मोड बिट चेंज हुई और वापस ये यूज़र मोड में चला गया। तो ये इस तरह से आपका यूज़र मोड और कर्नल मोड आपस में ये स्विच करते रहते हैं। ठीक है जी। फिर इसके अलावा कुछ और बड़े इंपॉर्टेंट CS आर्किटेक्चर के इश्यूज हैं जो कि हम ये पिछले भी सारे डिटेल में हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अब इसके अलावा इंपॉर्टेंट इश्यूज कौन कौन से हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट है। प्रोसेस जैसे मैंने आपको बताया था कि जो प्रोसेस है, जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं ना किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो वो प्रोग्राम होता है, बट व्हेन दैट प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड तो हम उसको प्रोसेस कहते हैं। उस प्रोसेस को मैनेज करने का पूरा एक
सिनेरियो है, पूरा एक समझ लें कि तरीक़ाकार है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, तो वो भी CS आर्किटेक्चर का पार्ट है। फिर मेमोरी मैनेजमेंट, जो आपकी ये डिफरेंट मेमोरी कंपोनेंट्स हैं उनको मैनेज करना, फिर फाइल सिस्टम को मैनेज करना, फिर मैस स्टोरेज को मैनेज करना, तो ये सारे हमारे OS की बेसिक्स हैं और बड़े इख्तिसार के साथ इनको कवर करने की कोशिश की गई है। तो ये सारे इश्यूज़, सारी चीज़ें डिटेल में फर्दर हम अपने कोर्स में देखेंगे। एनीवे, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।